हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। तो सब लोग बताएंगे आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, एकदम गजब होंगे। तो सभी दोस्तों को राम राम है, राधे राधे, नमस्कार है, गुड मॉर्निंग है, सुप्रभात है, प्रणाम है। और सभी के माता पिता को सुप्रभात, सुबह की राम राम सभी कहियो भैया। अब और प्यारे बच्चे, आज जो है हमारा संज्ञा का टॉपिक है। और दूसरी बात आपको बता दूं, जो संधि की वर्कशीट मिली थी, कुछ विद्यार्थियों का कहना था कि सर वर्कशीट में आंसर की में कुछ मिस्टेक है, तो वो प्यारे बच्चे वो मैंने सही करा करके डलवा दी है आज सुबह ही। ठीक है। तो बाकी समाज की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल गई है ना। समाज की पीडीएफ भी आप लोग बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब अपना स्कोर देख सकते हो, क्या आपका स्कोर है क्या नहीं। ठीक है भाई, आगे आ जाओ। संज्ञा की अगर मैं बात करता हूं तो संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें हम लोग अब जानने वाले हैं। ठीक है। संज्ञा के कितने भेद होते हैं और संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संज्ञा कहते किसे हैं, ये सारी चीजें हम जानेंगे। तो देखो, संज्ञा के जो भेद होते हैं वो आपके पांच होते। कितने होते हैं भाई? पांच भेद होते। अब पांच भेद कौन कौन से होते हैं उस सबको अच्छे से जानना है। वो पांच भेद कौन कौन से होते हैं हमें अच्छे से जानना है। अब पांच भेद कौन कौन से होते हैं वो सारी चीजें हम अच्छे से जान करके समझ करके चलेंगे। तो प्यारे बच्चे आ जाएंगे। तो 4, 5। ठीक है। तो देखो, संज्ञा के पांच भेद होते हैं। एक आपका जातिवाचक संज्ञा, एक आपका जातिवाचक संज्ञा। ठीक है। और आपका होता है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक। एक होता है आप लोगों का भाववाचक संज्ञा। क्या होता है? भाववाचक संज्ञा। ठीक है। और एक होता है प्यारे वीर आप लोगों का समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। और एक होता है आप लोगों का जिसको हम कहते हैं, वो होता है आपका कौन सा? द्रव्य या फिर पदार्थवाचक संज्ञा, द्रव्य या फिर पदार्थवाचक, पदार्थवाचक संज्ञा। ठीक है। वॉइस वगैरह एकदम क्लियर है, सभी विद्यार्थियों को बताएंगे एकदम। अब प्यारे बच्चे, मैं आपको बता दूं ये इसकी परिभाषा क्या होती है और संज्ञा जो शब्द है वो कैसा शब्द है। तो मैं आपको बता दूं, संज्ञा जो शब्द है ये एक विकारी शब्द होता है। संज्ञा जो शब्द होता है वीर, ये आप लोगों का एक विकारी शब्द होता है। और विकारी उसको कहते हैं जिसमें लिंग वचन काल के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। और ये विकारी जो है ना, ये प्रयोग के आधार पर होते हैं। दो प्रकार के, विकारी और अविकारी। विकारी होते हैं चार केवल। कौन कौन से होते हैं? एक होता है आप लोगों का कौन सा? एक तो होता है आपका संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये होते हैं। और एक होते हैं आपका अव्यय। अव्यय जो होते हैं, अव्यय के चार भेद जो होते हैं वो आपके अविकारी होते हैं। ये बात अपने दिमाग में रखना। तो संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा एक विकारी शब्द है। ठीक है। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी? इसकी परिभाषा बनेगी कि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति कोमा वस्तु कोमा स्थान कोमा स्थान या भाव का बोध का बोध कराने वाले शब्दों को, का बोध कराने वाले शब्दों को, शब्दों को भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं।
संज्ञा कहते हैं। जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है ना, जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है, या फिर हम ऐसे कह रहे हैं कि जिसका जो है हमें क्या बोलते हैं उसे, आप अपने फोन में देखो, यहां से एकदम आवाज एकदम क्लियर है। आप अपने फोन में देख लो, ठीक है, आवाज एकदम यहां से क्लियर है, एकदम जबरदस्त है आवाज, कोई दिक्कत नहीं है यहां से, ठीक है, आवाज एकदम आ रही है, सब चीज ठीक है यहां से, ओके है एकदम साउंड, ठीक है। बंद करके दोबारा चला लो चाहो तो क्लास, ठीक। अब संज्ञा को मैंने बताया था आप लोगों को, कुछ संज्ञा को मेरे दोस्त दो शब्दों के योग से मिला करके बनाया गया है, सम प्लस ज्ञा के योग से, जहां पर इसका अर्थ जो होता है, इसका अर्थ होता है ठीक पहचान। क्या अर्थ होता है संज्ञा का? ठीक पहचान या फिर समयक ज्ञान। ठीक पहचान या फिर क्या होता है वीर? समयक ज्ञान होता है। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई, इतनी बात यहां तक सबकी, यहां तक क्लियर हो गई बात इतनी सबकी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर, आगे बढ़ेंगे अगले पॉइंट पर, ठीक है। चलो अब देखो, संज्ञा के जो भेद होते हैं ये तो आपने देख लिया, लेकिन आप लोग आगे चल करके आप ही आपको पता चलेगा कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, कितने भेद होते हैं। 5 भेद होते हैं, ये बात क्लियर है, कंफर्म भी है ये वाली बात। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि संज्ञा के मूल रूप से भेद कितने होते हैं, है ना, अगर आपसे पूछ ले कि संज्ञा के मूल रूप से, मूल रूप से भेद कितने होते हैं, भेद हैं, तो भैया संज्ञा के जो मूल रूप से भेद माने जाते हैं ना, वो माने जाते हैं 3। वो कितने माने जाते हैं भैया? सॉरी 2। कितने माने जाते हैं? 2 माने जाते हैं मूल रूप से जो भेद माने जाते हैं। आप कहोगे सर कौन कौन से मूल रूप से 2 भेद माने जाते हैं? भाई एक तो माना जाएगा यथार्थ वाचक, और एक माना जाएगा आप लोगों का भाववाचक। क्या होगा? एक तो होगा आप लोगों का यथार्थ, एक तो होगा आप लोगों का यथार्थवाचक संज्ञा, यथार्थवाचक संज्ञा, और एक होगा आप लोगों का कौन सा? वो होगा दूसरा भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। लेकिन प्यारे वीर, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यथार्थवाचक संज्ञा किसको कहते हैं, अर्थात यथार्थ का मतलब होता है दृश्य, यानी कि जिसको हम देख सकें, दृश्य अर्थात देख सकें, या ऐसे करके लिख दूं, जिसे हम देख सकें, जिसे हम देख सकें, देख सकें, उसको कहते हैं यथार्थवाचक। और जिसको केवल जो अदृश्य हो, ऐसे करके लिख दो, जो दृश्य हो, देख सके मतलब जो दृश्य हो वो यथार्थ, और जो अदृश्य हो जिसको केवल महसूस ही किया जा सके वो होती हैं भाववाचक। वो क्या होती है वीर? वो होती हैं भाववाचक। ठीक है, अब देखो कैसे है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई। लेकिन इन यथार्थवाचक के भी भेद आप लोगों के होते हैं, यानी कि यथार्थवाचक को 3 वर्गों में बांटा। अब दृश्यवाचक कौन कौन सी होती हैं, यानी कि जो जिसको हम देख सकते हैं वो कौन कौन से होते हैं सर, है ना, वो भी हमें पता होने चाहिए ना। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक, और एक आता द्रव्यवाचक। जातिवाचक, समूहवाचक, और एक आता है द्रव्यवाचक। कौन कौन सा है? एक तो है जातिवाचक, भैया इसको भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और क्या है? व्यक्तिवाचक, इसको देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं भैया, बिल्कुल भी देख सकते हैं। और क्या है आप लोगों का? भाववाचक तो वहां आ गया। एक आ जाएगा समूहवाचक, इसको भी देख सकते हैं, बिल्कुल देख सकते हैं। और एक आता है पदार्थवाचक, जिसको हम बोलते हैं द्रव्यवाचक, इसको भी हम देख सकते हैं, इसको भी क्या हो सकता है? हम देख सकते हैं। यानी कि यथार्थवाचक संज्ञा उसको कहते हैं जो दृश्य हो, और दृश्य वह होता है मेरे दोस्त कि जिसको हम देख सकते हैं, यथार्थवाचक संज्ञा। और भाववाचक संज्ञा उसको कहते हैं जिसको हम अदृश्य अर्थात जिसको देख नहीं सकते। पॉइंट इसका एक बार नोट कर लेना यहां पर कि भाववाचक इसकी गणना नहीं की जा सकती, इसकी गणना भी नहीं होती है।
यानी कि गणना नहीं की जा सकती या नहीं होती है। भैया भाववाचक संज्ञा ऐसी है, इसकी हम गणना कतई नहीं कर सकते हैं। भाववाचक संज्ञा ऐसी है, इसकी गणना हम कतई भी नहीं कर सकते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि सर आधुनिक प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा के भेद कितने होते हैं। पॉइंट है, अगला पॉइंट ध्यान देंगे मेरी बात पर। तो प्राचीन हिंदी के आधार पर ध्यान से देखेंगे, प्राचीन हिंदी के आधार पर, प्राचीन हिंदी के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के भेद। तो भैया आपके 5 ही होते हैं। और 5 कौन से होते हैं? जस्ट अभी जो मैंने जितने लिखे थे, एक लिखा था जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक लिखा था मैंने भाववाचक संज्ञा, और एक लिखा था मैंने अभी आपके सामने ही समूहवाचक संज्ञा, और एक लिखा था मैंने मेरे दोस्त आप लोगों का द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी कि प्राचीन हिंदी के आधार पर अगर आप लोगों से पूछेगा तो आपका उत्तर होगा 5। अगर संज्ञा के मूल रूप से भेद पूछेगा तो आपका उत्तर होगा 2। दो कौन कौन से? एक यथार्थवाचक होता है और एक होता है प्यारे बच्चे कौन सा? एक होता है आप लोगों का, एक होता है आप लोगों का वीर, जिसको मैं कहता हूं कौन सा? जिसको मैं कहता हूं आप लोगों के सामने भाववाचक। ठीक है, क्लियर है। अगला पॉइंट, इसके बाद आप लोग देखेंगे वीर, इसके बाद ये तो आपने देख लिया प्राचीन हिंदी के आधार पर, लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि सर रचना के आधार पर बताना, सर मुख्य रूप से बताना, सर रचना के आधार पर बताना, सर व्युत्पत्ति के आधार पर बताना, तो मेरे वीर व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के भेद, संज्ञा के आधार पर संज्ञा। तो ध्यान देना, व्युत्पत्ति के आधार पर जो संज्ञा के भेद होते हैं वो आप लोगों के 3 होते हैं, बस 3। कौन कौन से? एक होता है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, एक होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, और एक होता है आपका भाववाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अगर आपसे पूछता है कि मुख्य रूप से कितने होते हैं या फिर रचना के आधार पर कितने होते हैं, तब आपका उत्तर हो जाएगा ये 3। ध्यान देना, ये 3 आपका उत्तर हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है कि प्राचीन हिंदी के आधार पर, तब आपका उत्तर 5 हो जाएगा। या डायरेक्ट भी पूछता है कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तब भी आपका उत्तर 5 ही होगा। अगर डायरेक्ट भी पूछेगा तो अब भी आपका उत्तर 5 होगा। और हाँ, आप लोग कभी कभी प्रैक्टिस सेटों में इसके आधार पर देख लेते होंगे कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं। अगर गूगल भी करोगे तो 3 भेद आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ये तो होते ही होते हैं। अब आप कहोगे कि सर द्रव्यवाचक कहाँ चले गए और वो कहाँ चले गए? तो भैया वो द्रव्य और वो जो आपका एक आता समूह, वो इसी के अंतर्गत आ जाते हैं, इसके जातिवाचक के अंतर्गत। ठीक है, अब आ जाओ व्युत्पत्ति के आधार पर। कभी कभी शब्द भेद के नाम आ जाते हैं, जो आपने देखा होगा रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। वो इसे ही कह दें मेरे दोस्त, वो इसे ही कह दें। तो ध्यान रखना, अगर आपसे अगर गूगल करके देखोगे या बुक में देखोगे तो आपसे आएगा व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा, तो ये 3 नाम आते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़, इन तीनों को आता। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई ना इतनी? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है भैया, अब आगे देखो। इसके बाद इसकी परिभाषा आती है, वो मैंने आपको बता ही दी है, लेकिन मेरे दोस्त आपको एक उदाहरण देता हूं। उदाहरण दे करके आप लोग समझिएगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो यहां देखिएगा ध्यान से, एक उदाहरण दे रहा हूं आप लोगों को कि अयोध्या, अयोध्या सरयू किनारे बसा है, अयोध्या सरयू किनारे बसा है, सरयू किनारे, सरयू किनारे, किनारे बसा है, बसा है। अयोध्या सरयू किनारे बसा है और क्रोध, क्रोध इंसान को,
इंसान को क्रोध इंसान को पागल बना देता है, पागल बना देता है। मैंने उदाहरण आप लोगों को दिया है कि अयोध्या सरयू किनारे बसा है, क्रोध और क्रोध इंसान को पागल बना देता है। यहां पर ध्यान दो मेरे दोस्त एक बात का, क्या कि अयोध्या की बात हुई है यहां पर, सरयू की बात हुई है यहां पर, ठीक है, क्रोध की बात हुई है यहां पर, इंसान की बात हुई है यहां पर, पागल की बात हुई है यहां पर। अब आप देखो, जो मैंने गोल किए हैं, जो मैंने मेरे दोस्त गोल किए हैं, आप लोग देख सकते हो। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने सिर्फ आप लोगों को एक ही बात बताई है, क्या कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या है नहीं, या फिर उसके गुण का बोध कराने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो यहां देखिएगा, आप लोग भी देख रहे हैं, अयोध्या एक क्या है? अयोध्या एक शहर का नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। अयोध्या एक शहर का नाम है जो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। सरयू एक नदी का नाम है, ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अर्थात सरयू क्या है? एक नदी है, ठीक है, और अयोध्या क्या है? ये एक शहर है, शहर को प्रदर्शित कर रहा है। क्रोध क्या है? ये एक भाव को दर्शा रहा है, भाव का सूचक है, अर्थात भाववाचक संज्ञा है। और इंसान क्या है? ये एक जाति को दर्शा रहा है, अर्थात जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ रहा है। पागल क्या है? ये भी एक भाव को ही दर्शा रहा, कहते ना कि ये लड़का पागल है, उसमें एक पागलता का भाव को दर्शाता, पागलपन, पागलपन, पागल, ये क्या है मेरे दोस्त? पागल भी एक प्रकार का भाव ही है। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया? परिभाषा के तौर पर यहां देखिएगा, परिभाषा के तौर पर मैंने बताया कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि का बोध कराने वाले शब्दों को हम संज्ञा कहते हैं। तो आप यहां पर देखिएगा, ये एक शहर का नाम आ गया अयोध्या, ये एक नदी का नाम आ गया सरयू, यहां पर भाव को दर्शा दिया क्रोध ने, इंसान एक जाति का सूचक हो गया, पागल भी एक भाव का सूचक हो गया। तो प्यारे बच्चे, आप एक बात का विशेष बोध करा दो, मुझे इतनी बात बता दो कि आपकी इतनी बात समझ में आ गई या ना, आपकी इतनी बात क्लियर हो गई या ना। तो मैंने कहा कि अर्थात कहने का मतलब है अकॉर्डिंग टू प्रश्न के, इस अकॉर्डिंग टू प्रश्न के, यानी कि अयोध्या, अयोध्या और सरयू, सरयू, क्रोध, क्रोध, इंसान, इंसान, और क्या है? पागल, ये सभी शब्द, ये सभी शब्द क्या हैं? ये सभी शब्द मेरे दोस्त क्या हैं? संज्ञा हैं। वही परिभाषा लिखी थी और वही परिभाषा उदाहरण देकर के आप लोगों को समझा दी है, वही परिभाषा लिखी थी और परिभाषा को मेरे दोस्त आप लोगों को समझा दिया है। बात समझ में आ गई? पागलपन में पागलपन के दौरे पड़ते हैं, पागल का पागलपन भी हो जाएगा भाववाचक संज्ञा के रूप में। ठीक है, बात क्लियर हो गई? क्योंकि पागल जो है बहुत प्रकार की जाति के होते हैं, ठीक है, पागल जो हैं बहुत प्रकार की जाति के होते हैं। पागल एक दशा के अंतर्गत भी आप लोग रख सकते हो उसमें, ठीक है भैया, लेकिन एक पागल एक भाव को दर्शाता कि ये लड़का पागल है, ये लड़का पागल है, पागलता का भाव है उसके अंदर। ठीक है, क्लियर है मेरे दोस्त? इतनी बात यहां तक आ गई होगी बहुत अच्छे से समझ में। तो प्यारे बच्चे, मैं आप लोगों को अब समझाने की कोशिश करूंगा जातिवाचक संज्ञा के जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो ध्यान से एकदम आप लोगों को समझ करके भी चलना है, और क्लियर भी आप लोगों को यहां तक इतनी बात हो गई होगी। तो जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की, देखो, जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति का बोध होता है। मैंने क्या बोला है? कि जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा से, शब्दों से किसी वस्तु की, किसी वस्तु, किसी वस्तु या या व्यक्ति की, या व्यक्ति की, किसी वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति, पूरी जाति का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है, बोध होता है।
उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 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 मैंने क्या बताया है? मैंने आप लोगों को बताया कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। देखो, जातिवाचक में और व्यक्तिवाचक में अंतर क्या होता? जाति और व्यक्ति में अंतर क्या होता मैं आपको बता दूं। अगर ग्रंथ कहूंगा ना ग्रंथ में तो जाति, और अगर मैं ग्रंथ का नाम लिख दूंगा रामायण तो भैया मैं कर दूंगा व्यक्ति। अगर मैं शहर कहूंगा ना शहर तो जाति, और अगर मैं शहर का नाम लिख दूंगा लखनऊ तो भैया ये क्या हो जाएगा? व्यक्ति। अगर मैं इंसान कहूंगा मेरे दोस्त तो भैया जाति, मनुष्य कहूंगा तो भी जाति, अगर मैं मानव कहूंगा तो भी जाति, अगर मैं कह दूंगा भैया इंसान मनुष्य मानव इनका नाम ले लूंगा राम तो भैया ये हो जाएगा व्यक्ति। अगर मैं कहूंगा समाचार पत्र, अगर मैं कहूंगा समाचार पत्र तो भैया जाति, और अगर मैं समाचार पत्र का नाम ले दूंगा, मैंने कह दिया दैनिक जागरण तो भैया ये क्या हो जाएगा? आप लोगों का व्यक्ति। इन दोनों में इतना ही अंतर होता है। अगर मैं नदी कहूंगा नदी तो ये संपूर्ण जाति का बोध कराता। जो इधर वाले हैं शब्द ये पूरी जाति का बोध करा रहे हैं। जो ऊपर परिभाषा लिख रही है, कह रहा है जो ऊपर परिभाषा लिख रही है, हाँ हाँ देखो, पागल अनेक प्रकार की जाति के होते हैं। देखो हाँ, यहां पर भाव लिखा गया क्या? अच्छा, इसको यहां पर जातिवाचक कर दो, इसको यहां जाति कर दो, ठीक है। इसका भाववाचक जो बनेगा वो बनेगा पागलपन। पागलपन, ठीक है ना। क्योंकि पागल अनेक, जिसके जैसे और हो उसको कहते हैं, ठीक है। जिसके जैसे और हो, और पागल के जैसे जने कितने पागल होते हैं दुनिया में, अकेला तो होता ना कोई भी, ठीक है भैया। तो देखो मैंने कहा कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु या व्यक्ति की पूरी जाति का, संपूर्ण जाति का बोध होता है तो उसे हम कहते हैं मेरे दोस्त जातिवाचक संज्ञा। लड़का हो, लड़की हो या रिश्तेदार हो, तुम्हारा कोई भी रिश्तेदार आ गया, रिश्तेदार मौसा, फुप्पा, खलेरा, खल्ला, है ना, कोई भी हो, वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? ताऊ, चच्चा, ये सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। और मेरे दोस्त और क्या होता है? और मेरे दोस्त और ये भी होता है आप लोगों का जीव जंतु, जितने भी पशु पक्षियों के नाम होते हैं वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तोता, कबूतर, मैना, सब तो टोटल के टोटल जो हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? जाति के अंतर्गत आते हैं। और एक बात इसकी विशेष ध्यान रखनी है, किसकी? वो रखनी है जातिवाचक संज्ञा की एक मेन पॉइंट वाली बात है। वो मेन पॉइंट क्या है? क्या कि ये कैसी होगी मेरे दोस्त? एक तो दृश्य होगी, एक तो दृश्य होगी। दृश्य का मतलब होता है इसको हम देख सकते हैं और बहुवचन बना सकते हैं। और क्या कर सकते हैं? इसका बहुवचन बना सकते हैं। ये इसकी मेन पहचान है। यानी कि ऐसे शब्द हैं जिनका हम बहुवचन भी बना सकते हैं। ऐसा नहीं कि सारे शब्दों का बना देंगे, लेकिन केवल नॉर्मल शब्दों का बना देंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात। और एक बात का विशेष ध्यान देना है आप लोगों को कि इसकी एक परिभाषा और होती है कि जिसके जैसे और हो दुनिया में, जिसके जैसे और हो, जिसके जैसे और हों वे क्या कहलाते हैं? आपके जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इतनी बात सबकी समझ में आ गई? इतनी बात सबकी समझ में आ गई? एकदम उम्मीद है एकदम सारी चीज क्लियर हो गई होगी। जो चीज बताई वो चीज आपके सामने लिख रही है। अगर मैं कह दूं पशु पक्षियों के नाम, बैल हो, घोड़ा हो, तोता हो, मैना हो, चील हो, बाज हो इत्यादि, कोई सा भी जानवर हो भैया, सब गाय, भैंस, बकरी, सब किसके अंतर्गत आने वाले हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आने वाले हैं। और संबंधियों या पदों के नाम हो, जैसे संबंधियों में आ गया भाई, बहन, माँ, डॉक्टर, मंत्री, प्रधानमंत्री, वकील, अध्यापक या फिर लेखक, कोई भी संबंधी हो, मैंने बताया ना, संबंधी हो या कोई भी रिश्तेदार हो, वो सब किसके अंतर्गत आएगा मेरे दोस्त? वो सब किसके अंतर्गत आएगा? वो सब जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। और नेक्स्ट आता है मेरे दोस्त आप लोगों का वस्तुओं के या फिर अन्य नाम। मकान, कुर्सी, मेज, पुस्तक। मैंने कहा ना, मकान आ गया तो भैया जाति, मकान का नाम आ गया तो भैया भैया क्या हो जाएगा? भैया क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा भैया आपका, जैसे मैं कह दूं कि सरोजनी निवास, तो भैया ये हो जाएगा आपका कौन सा? व्यक्तिवाचक संज्ञा।
अगर मैं कह दूं बहन तो भैया बहन तो किस में जाएगा, आपका संबंधियों के अंतर्गत अर्थात जाति के अंतर्गत जाएगा। कुर्सी हो, मेज हो, पुस्तक हो, राज्य, राज्य शब्द में जातिवाचक संज्ञा, अगर मैं राज्य का नाम ले लूं उत्तर प्रदेश तो भैया वो किस में चला जाएगा, वो आपका उसमें चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। नगर हो जाएगा, शहर, पौधे, पेड़, फल, नदी, पर्वत, फूल, इनके नाम आ जाएंगे तो भैया वो व्यक्ति में पहुंच जाएंगे। इतना ही अंतर होता है। नेक्स्ट आगे दिया है, प्राकृतिक तत्वों के नाम बिजली हो, वर्षा हो, भूकंप हो, आंधी हो, तूफान हो या ज्वालामुखी हो आदि, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आते हैं। बात समझ में आ रही, बात क्लियर हो रही है। यानी कि जो प्राकृतिक तत्व हैं वो सब तुम्हारे जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते। कोयल हो या कोयला हो, कोयल भी आपकी, कोयला तो ना, कोयल भी आपकी किसके अंतर्गत आएगी, पशु और पक्षियों के अंतर्गत ही आने वाली है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। पागलों के पास मत बैठो, पागल का पागलो ना कर सकते हो क्या, कि इन पागलों के पास मत बैठो, ऐसे ना कह सकते हो क्या। बात समझ में आ गई है ना। अब देखो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो जातिवाचक संज्ञा वाक्य के आधार पर कहे जाते हैं। जैसे गांधी ने अपने समय के कृष्ण थे, गांधी अपने समय के क्या थे, कृष्ण थे। समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था, और आज भी भारत में श्रवण कुमार पैदा होते हैं। वह झूठ नहीं बोल सकता, वह तो बिल्कुल हरिश्चंद्र है ना, वह तो बिल्कुल क्या है मेरे दोस्त, हरिश्चंद्र है। माँ बाप सब उसमें आएंगे भैया जातिवाचक में। संबंधियों का मतलब क्या हो, रिश्तेदारी तो हो, इतना भी कॉमन सेंस ना लगा सकते क्या भाई, इतना भी कॉमन सेंस ना लगा सकते क्या है। कलयुग में हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है, हमें भारत में जयचंदों पर कड़ी नजर रखनी चाहिए, हमारे देश में जयचंदों की कमी नहीं है। अब देखो ये सब चीज जितनी भी होती हैं, ये दिया ना कि यहाँ हरिश्चंद्र या व्यक्तिवाचक संज्ञा है उसके साथ, यानी कि जो यहाँ पर हरिश्चंद्र जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है, कभी सोचो कि हरिश्चंद्र व्यक्तिवाचक संज्ञा है। हरिश्चंद्र जो शब्द है वो मेरे दोस्त यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होने के साथ साथ सत्य निष्ठा के गुण को प्रकट करने से जातिवाचक संज्ञा बनी है। जयचंद जो शब्द है यहां व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है कि कभी सोचो कि जयचंद नाम है, नहीं। जयचंद जो है वो उसके साथ विश्वासघात, यानी कि ऐसे लोग जयचंद को दर्शा रहे हैं। यहां पर जयचंद जो है ऐसे लोगों को दर्शा रहा है जो विश्वासघाती हैं, आज भी वर्तमान में विश्वासघाती होते हैं। बात समझ में आ गई क्या था, बात क्लियर हो गई भैया। जब प्रधानमंत्री जातिवाचक में आएगा तो राज्यपाल जातिवाचक में ना आने का क्या, इतना इतना कैसे भाई तुम लोग सोच नहीं पा रहे हो हैं। नेक्स्ट आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा बनेगी आप लोगों की, वो परिभाषा बनेगी कि जिन संज्ञा शब्दों से आप लोगों को क्या मिलेगा, यानी कि कहने का मतलब जो शब्द किसी स्थान या व्यक्ति या वस्तु है ना आदि के नाम का बोध कराएंगे, जो नाम का बोध कराएंगे, जिन शब्दों द्वारा, जिन शब्दों द्वारा व्यक्ति या वस्तु के वस्तु के नाम का बोध होता है, वस्तु के नाम का बोध होता है, नाम का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, कहते हैं। ठीक है, यानी कि जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसमें आप लोग क्या देखोगे, अर्थात इसमें आप लोग एक चीज को देखोगे, वो क्या देखोगे कि सदैव एक वचन, क्या देखोगे प्यारे बच्चे, इसमें देखोगे जो सदैव एक वचन हो, सदैव एक वचन के रूप में हो। और क्या है प्यारे बच्चे, वो क्या हो सकता है, वो दृश्य होगा, वो क्या होगा, वो क्या होगा प्यारे बच्चे, वो आपका दृश्य होगा। और एक बात और ध्यान में रखनी है, क्या वो रखनी, दुनिया में श्रेष्ठ और अकेली होगी। वो क्या होगा, वो दुनिया में क्या होगा, श्रेष्ठ और अकेली होगी। दुनिया में एक तो श्रेष्ठ होगा और एक क्या होगा, श्रेष्ठ और अकेली होगी।
श्रेष्ठ और क्या होगी मेरे दोस्त, अकेली होगी, अकेली होगी। बात समझ में आ गई क्या ना, बात क्लियर हो गई या ना, इतनी बात क्लियर हो गई। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत गजब। ठीक है, ठीक है। यानी कि गांधी और कृष्णा जैसे यहां पर आज भी लोग हैं, वो इसमें दर्शा रहा है। ठीक है, क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बात इतनी। चलिएगा, बहुत अच्छी बात और बहुत शानदार बात। देखो मैंने बताया है कि भैया व्यक्तिवाचक संज्ञा में जिन संज्ञा शब्दों द्वारा या जिन शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम का बोध होगा, केवल नाम का, और जो सदैव एक वचन होगी, जो दृश्य होगी, और जो दुनिया में श्रेष्ठ या फिर अकेली हो, उसको बोलते हैं जाति सॉरी व्यक्तिवाचक। ठीक है, बात क्लियर हो गई। हरिश्चंद्र लिखा हुआ आएगा डायरेक्ट, अगर डायरेक्ट हरीश वाक्य प्रयोग करके ना आएगा ना, ये सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर हैं भैया, ये सब तुम्हारे वाक्य प्रयोग करके आए हुए हैं, और उसमें रेखांकित पूछा तो नेपोलियन के जैसा कोई और नेपोलियन थोड़ा ही है। अर्थात कहने का मतलब है कि भैया समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन कहला गया, यानी कि समुद्रगुप्त के जैसे दुनिया में जने कितने नेपोलियन बने हैं, अर्थात तो समुद्रगुप्त की तरह काम कर रहे हैं या गांधी जी अपने समय के कृष्ण थे। यहां पर गांधी को छोड़ करके किसको बताया, कृष्ण को बताया। यानी कि गांधी जी ने जो मार्ग पर चले वो कौन से मार्ग पर चले, जब कृष्ण के मार्ग पर चले। ऐसे दुनिया में आज भी लोग हैं, ऐसे भी आज दुनिया में राजनेता हैं, है ना। इस बात को दर्शाया। भाई ये सब तुम्हारे प्रीवियस ईयर ही तो लेकर के आया हूं आप लोगों को समझाने के लिए, बाकी जो बच्चे तुम्हारे वो अपनी उसमें देखना अभी पीडीएफ में। ठीक है, तो देखो भैया देश शब्द है देश, तो देश शब्द में क्या बन जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा, और देश के नाम आ गए, कोई सा भी नाम हो देश का, व्यक्तिवाचक। नदी शब्द है जातिवाचक, झील शब्द है जातिवाचक, और झील के नाम आ गए तो व्यक्तिवाचक। व्यक्ति शब्द है तो जातिवाचक, और व्यक्ति के नाम आ गए तो कौन सी हो गई, व्यक्तिवाचक। ग्रंथ है तो जातिवाचक, ग्रंथ के नाम आ गए तो व्यक्तिवाचक। दिन है तो जातिवाचक, और दिन के नाम आ गए तो व्यक्तिवाचक। शहर है तो जातिवाचक, शहर के नाम आ गए तो व्यक्तिवाचक। समाचार पत्र है तो जातिवाचक, और समाचार पत्र के नाम आ गए तो व्यक्तिवाचक। भैया इसमें इतना ही अंतर होता आपका, भैया इसमें इतना ही अंतर होता आपका। इतनी बात समझ में आ गई है ना मेरे दोस्त। मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, पूरा ज्ञान आप लोगों पर निछावर कर रहा हूं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को सारी बातें समझ में भी आ रही होगी। मैं अपने पास कुछ ना रख रहा हूं भैया, मैं अपने पास कुछ ना रख रहा हूं, सारी चीजें तुम लोगों को ही दे रहा हूं, अपने पास कुछ ना रख रहा हूं। ठीक है ना, क्लियर हो गई मेरे दोस्त बात इतनी, क्लियर हो गई बात इतनी। चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। ठीक है, क्लियर है। हाँ देखो, कभी कभी आम जो शब्द है वो जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा जाता, क्योंकि भैया आम का बहुवचन भी बना सकते हो, आम दृश्य भी है। और दूसरी बात, आम के जैसे जनक कितनी प्रकार की जाति होती, कोई दशहरा होती, कोई फज्जर होती, कोई कुछ होती, कोई कुछ होती। लेकिन आयोग ने आम को भी जातिवाचक संज्ञा के रूप में माना। एक प्रकार से हम देख सकते हैं फल का नाम आ रहा तो वो व्यक्तिवाचक, अकॉर्डिंग टू आपके ऑप्शन। अगर आपको ऑप्शन में दिखाई दे रहा है तो वो आपको सूझबूझ के अनुसार इसमें लगाना है। ठीक है भैया, क्लियर हो गई बात इतनी। आगे देखो, इसके बाद आता भाववाचक संज्ञा, और भाववाचक संज्ञा की मेन पहचान यही होती है भैया कि क्या, कि भाववाचक संज्ञा की कभी भी गणना नहीं कर सकते हम। भाववाचक संज्ञा जो दी है इसकी कभी भी हम गणना नहीं कर सकते हैं किसी भी प्रकार से, ना ही इसकी गणना की जा सकती है। यानी कि भाववाचक संज्ञा की जो परिभाषा आप लोगों की बनने वाली है वो बनेगी आपकी कौन सी मेरे दोस्त, क्या, कि जिन संज्ञा शब्दों से किसका निर्माण हो, यानी कि जिन जिन संज्ञा शब्दों से, जिन शब्दों द्वारा द्वारा भाव का बोध हो, भाव का बोध हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उन्हें उन्हें भाववाचक उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। और एक बात का विशेष ध्यान रखना, भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं कर सकते। एक केवल पांचों संज्ञा में केवल एक ही संज्ञा ऐसी है जिसकी गणना नहीं कर सकते आप। पांचों संज्ञा में एक केवल और केवल एक ही संज्ञा ऐसी है जिसकी गणना नहीं कर सकती है। यह बात ध्यान रख लेना।
बात समझ में आ गई क्या ना? मैंने बताया भाववाचक संज्ञा की गणना नहीं की जा सकती, भाववाचक संज्ञा की गणना गणना नहीं की जा सकती, नहीं की जा सकती। अब ये चीज आपको डिपेंड करती है वाक्य पर। जो क्या होगा मेरे दोस्त? जो मेरे दोस्त अदृश्य होगा। जो क्या होगा? अदृश्य होगा, अर्थात जिसको केवल क्या किया जा सकता है? महसूस ही किया जा सकता है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। बात समझ में आ गई? ऊपर करिए कमेंट। उसे ही हम क्या कहते हैं? भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ऊपर करो। और बात क्लियर है? चलो बढ़िया, शानदार, गजब। अब देखो उदाहरण। और हाँ, एक बात और, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जो होता वो 5 प्रकार से होता। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बात भैया। ये वाली बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और मायने भी रखती है कि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है वो कितने प्रकार से होता है। और भैया केवल और केवल एक ही संज्ञा ऐसी जिसका निर्माण 5 प्रकार से होता है और 5 प्रकार से किया भी गया है। देख लो, भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय और क्रिया से होता है, बस। बाकी और किसी से नहीं होता। भाववाचक जो संज्ञा है उसका जो निर्माण है वो केवल 5 प्रकार से होता है और इसके अलावा कुछ नहीं होता। ये बात ध्यान रख लेना। बात क्लियर है? अब देखो कैसे। अरे भैया, पागल शब्द मैंने बताया तो जातिवाचक के अंतर्गत आ जाएगा। वो कैसे आ जाएगा? पागल का पागलपन हम भाववाचक बना देंगे, पन प्रत्यय जोड़ करके। प्रत्यय जोड़ करके हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है? प्रत्यय जोड़ करके मेरे दोस्त हम भाववाचक संज्ञा बनाते हैं, ये बात ध्यान रखना। ठीक है ना? क्लियर हो गई बात? अब देखो आगे, देखो उसके बाद क्या है। कह रहा कि भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से किया जाता है, इसकी गणना नहीं कर सकते। जैसे दिया जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा, जैसे दिया है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा। 1 मिनट का समय देंगे प्यारे बच्चे। ठीक है? अब देखो, जातिवाचक संज्ञा से आप लोगों मानव से मानवता बनाएंगे। मानव से क्या बना दोगे आप लोग? मानवता बना दोगे। मित्र से मित्रता बना दोगे। मित्र अपने आप में जातिवाचक, मानव अपने आप में जातिवाचक, पुरुष अपने आप में जातिवाचक, पौरुष जो है कोमल को दर्शाता है, भाववाचक होगा। लड़का जातिवाचक, या लड़कापन कर दो या फिर लड़कपन कर दो, दोनों में से एक विकल्प में होगा। बूढ़ा बुढ़ापा हो जाएगा भाववाचक। सर्वनाम से भाववाचक बनाओगे, अपना से अपनापन कर दोगे या अपनत्व भी कर सकते हो। आगे स्व से स्वत्व कर दोगे, अहम से अहंकार, मम से ममत्व कर दोगे, निज से निजत्व कर दोगे। यह है सर्वनाम से भाववाचक। ये क्या है मेरे बच्चों? ये है आप लोगों के सर्वनाम से भाववाचक बन रहे हैं। और आगे दिया है विशेषण से क्या बनेगा? भाववाचक संज्ञा। कठोर से कठोरता, चौड़ा से चौड़ाई, वीर से वीरता, सुंदर से सुंदरता, भोला से भोलापन, चतुर से चतुरता, मीठा से मिठास, सफल से सफलता। ये सब क्या बना है? आप लोगों का भाववाचक संज्ञा बना है। बात समझ में आ गई है ना? बात क्लियर हो गई है ना? आज अब भी ना आ रही? अरे अब तो सही है। आ तो रही है आवाज। अरे आ तो रही है आवाज। क्लियर है आवाज? सही ना आ रही अब भी? ठीक है, अब सही आई नहीं? अब सही आई? अब सही है? अब सही है ना? चलो बढ़िया। अब देखो इसके बाद क्या है आप लोगों का। अब भी गड़बड़ हो रही। और हेलो।
ठीक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, अव्यय से बनेगा भाववाचक संज्ञा। निकट से निकटता हो जाएगा, और दूर से दूरी हो जाएगा, धिक से धिक्कार हो जाएगा, समीप से समीपता हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण। ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे? अव्यय से भाववाचक संज्ञा का निर्माण हो जाएगा। आगे दिया है क्रिया से भाववाचक आप लोगों को बनाना है। लिखना से लिखाई हो जाएगा, पढ़ना से पढ़ाई हो जाएगा, चढ़ना से चढ़ाई हो जाएगा, घबराना से घबराहट हो जाएगा, और खेलना से खेल हो जाएगा, भटकना से भटकाव हो जाएगा। यानी कि क्रिया से भाववाचक आपको बस इतना विशेष ध्यान रखना है कि भाववाचक संज्ञा का जो निर्माण है वो आप लोगों का 5 प्रकार से होता है। और 5 प्रकार में जातिवाचक संज्ञा से हम भाववाचक बना सकते हैं, सर्वनाम से हम भाववाचक बना सकते हैं, क्रिया से हम भाववाचक बना सकते हैं, विशेषण से हम भाववाचक बना सकते हैं, अव्यय से हम भाववाचक बना सकते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि हम भाववाचक संज्ञा का निर्माण 5 प्रकार से कर सकते हैं, और भाववाचक संज्ञा हमेशा अदृश्य होती है। कहते ना, मुझे इसके पास जाकर के अपनापन सा लगा। अब वो अपनापन किसको दर्शा रहा? भाव को दर्शा रहा है ना। या मैं कह दूं, इसके अंदर बिल्कुल मानवता नहीं है। कहते ना कि इसके अंदर बिल्कुल भी मानवता नहीं है, तो वो मानवता जो है वो आपकी इसी को दर्शा रही है। ठीक है, क्लियर हो गई बात? ठीक है प्यारे बच्चे, आगे देखो। इसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। अब बताओ, आवाज क्लियर है क्या? थोड़ी सी इसे पीछे करो, वो जो ज्यादा आगे हो रही। एक पॉइंट क्लियर है प्यारे बच्चे? अब आवाज बताओ, अब एकदम क्लियर है ना? ये वॉइस प्रॉब्लम पता नहीं कैसे हो रही, ऑटोमेटिक टेक्निकली दिक्कत हो जा। अब देखो अब कैसी आ रही है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समूहवाचक संज्ञा यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के, क्या है? जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की, एक ही जाति की, एक ही जाति की वस्तुओं के, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है, वस्तुओं के समूह का बोध होता है, समूह का बोध होता है, होता है, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें समूहवाचक, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। मैंने क्या बताया कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी वस्तु की, एक ही, एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का अगर बोध होगा, समूह का अगर ज्ञान होगा, तो उसे हम जातिवाचक, सॉरी, व्यक्ति समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। और समूहवाचक संज्ञा को कैसे कहेंगे? जैसे कोई व्यक्तियों का समूह आ गया, देख लो आप लोगों के सामने। देखो, जैसे कोई व्यक्तियों का समूह आ गया, कैसे परिवार होता, संघ होता, सेना होता, झुंड होता, टुकड़ी होती, कोई टुकड़ी हो, टुकड़ियों में बटा रहे, गिरोह है, दल है, कक्षा है, सभा है, पुलिस है, समिति शब्द है, और टीम शब्द है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्त? ये सब जाति व्यक्तिवाचक संज्ञा के, व्यक्तिवाचक, सॉरी,
समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, आप लोग इसके अंतर्गत रखते हैं। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई? ठीक है। और आगे दिया है मेरे दोस्त वस्तुओं के समूह का बोध, जैसे गुच्छा है, पुंज है, ढेर है, श्रृंखला है ना, गट्ठर है, दर्जन है, जाखीरा शब्द है, जाखीरा बोलते हैं हथियारों से भरा हुआ। जो हथियारों से भरा हुआ होता है उसको कहते हैं जखीरा जो होता है। देखो कुछ विद्यार्थी कह रहे हैं कि फालतू पढ़ा रहे हैं, तो मेरे दोस्त मेरा आपसे निवेदन है, आप लोग जहां फालतू ना मिल रहा हो या जहां फालतू ना मिले, है ना, तो वो चीज कर लो। अगर यही क्वेश्चन मैं आप लोगों से सामने बैठा करके लेने लगू ना, तब पता चल जाएगा आपको कि फालतू था कि सही ज्ञान था। टोली भी बोलते हैं, हाँ टोली भी आ जाएगा, टोली भी बोल दे देंगे, टोली भी आ जाएगा। ठीक है। पुंज है, ढेर है, हथियारों से भरा हुआ, और फूलों का गुलदस्ता जो होता है वो सब किसको दर्शाता है? वस्तुओं के समूह को, या फिर मेरे दोस्त व्यक्तियों के समूह को दर्शाता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? बात क्लियर हो गई यहां तक? चलो बहुत अच्छी बात और बहुत ही शानदार बात है। ठीक है। पुलिस हमेशा कहते ना, पुलिस आ रही है, समूह में दर्शाती, पुलिस को जो है समूह से ही दर्शाया जाता है। ठीक है। क्लियर हो गई? अंकित सर ने भी पुलिस लिखाया था समूहवाचक में, हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है, इतनी बात यहां तक। एक बार थम्स अप कर दो यहां तक क्लियर हो गई हो तो। और लास्ट है फिर इसके बाद, एक बार मेरे दोस्त थम्स अप कर दो यहां तक, एक बार यहां तक थम्स अप कर दो कि जी एकदम समझ में आ गई बात, फिर मैं आगे बढ़ चलूंगा, फिर मैं आगे बढ़ चलूंगा। राम का रामत्व बनाओगे तो वो भाववाचक के रूप में बन जाएगा, तू प्रत्यय जोड़ोगे तो। ठीक है। हाँ। दर्जन शब्द समूह को दर्शा रहा, खाली दर्जन, खाली दर्जन जो शब्द है वो समूह को दर्शा रहा, इकट्ठा, इकट्ठा होना, संगठन जो होता है, जैसे मैं कह दूं एक साथ। इनमें से कुछ भी आप लोगों को एक विकल्प देखने के लिए मिलेगा, और जो विकल्प देखने के लिए मिलेगा उसको आप लोग लगा लीजिएगा, एक ही विकल्प मिलेगा। ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है, सब विद्यार्थियों का थम्स अप आ गया, अर्थात सबका क्लियर हो गया। गिरोह क्या होता है? गिरोह का नहीं पता तुम्हें? अरे तुम लोग कक्षा में बैठते थे तो तुम यूं ना कहते थे तुम्हारे मास्टर, अने यो गिरोह कहाँ जा रहा? गिरोह का मतलब होता है ग्रुप, एक ग्रुप जो होता है उसको कहते हैं गिरोह। गिरोह उसको कहते हैं जो एक ग्रुप को दर्शाता। समझ में आ गई बात? क्लियर है? अब आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आता है मेरे दोस्त द्रव्यवाचक संज्ञा। और द्रव्यवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? जिन संज्ञा शब्दों से हमें किसका बोध होगा, यानी कि ऐसे शब्द जिसको, जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, ऐसे शब्द, ऐसे शब्द जिनसे, जिनसे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, द्रव्य का बोध हो, बोध हो, जिन्हें हम, जिन्हें हम नाप तोल सकें, जिन्हें हम नाप तोल सकें, गिन न सकें, किंतु गिन न सकें, किंतु गिन ना सकें, किंतु गिन न सकें, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, इतनी बात यहां तक क्लियर हो गई? इतनी बात यहां तक एकदम जबरदस्त तरीके से। ठीक है। हाँ पंचायत भी भैया उसमें ही आएगी, क्योंकि समूह में ही तो होती पंचायत, या एक अकेले आदमी की ले लोगे तुम पंचायत? जाखीरा हथियारों से भरा हुआ होता है, हथियारों से भरा हुआ जो वो होता है ना जाखीरा, उसको बोलते हैं। ठीक है।
नेक्स्ट है आगे, मैंने बताया कि जिन संज्ञा शब्दों को हम ऐसे पदार्थ जिनसे हम क्या होगा, मतलब ऐसे शब्द जिनसे किसी पदार्थ या द्रव्य का बोध हो, जिन्हें हम नाप तोल सके परंतु गिन न सके, उसको द्रव्यवाचक या फिर मेरे दोस्त पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं। केवल हम नाप तोल सकें तो देख लो, धातुओं के नाम में सोना, चांदी, लोहा, तांबा, पीतल, है ना, और पदार्थों के नाम में दूध, दही, घी, तेल, पानी, पेट्रोल, डीजल, तेजाब शब्द कई बार एग्जाम में आया है। और ये क्या होता है आप लोगों का जातिवाचक संज्ञा, सॉरी, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये हो गया मेरे दोस्त आप लोगों का क्या, ये हो गया आप लोगों का भैया जो संज्ञा टॉपिक थी वो पूरी, वो क्या हो गई, वो आप लोगों की हो गई पूरी। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई? इतनी इतनी बात क्लियर हो गई भाई? चलो बहुत अच्छी बात और बहुत ही शानदार बात। ठीक है भाई, क्लियर हो गई। तो इस टॉपिक की जो तुम्हारी आप लोगों के प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को आपकी प्रैक्टिस शीट के माध्यम से मैं प्रोवाइड करा दूंगा। आपकी प्रैक्टिस शीट के माध्यम से मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा। बस इतना ध्यान रखना है आप लोगों को कि कौन सी चीज कैसी होती है, कौन सी चीज, मतलब जो द्रव्यवाचक है, जो द्रव्यवाचक उसको हम नाप तोल सकते हैं परंतु गिन नहीं सकते। कोयला पूछ रहा है एक विद्यार्थी, तो भैया कोयला जो है वो द्रव्य के अंतर्गत आता, क्योंकि उसको हम नाप तोल करके ही लेते हैं, है ना। चावल हो उसको भी हम नाप तोल के ही लेते हैं भैया, द्रव्य के अंतर्गत आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? इतनी क्लियर हो गई? इतनी बात यहां तक? वो भैया वकील जो शब्द है वो उसी में जाएगा जहां पर आपकी वो आती है, क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, क्लियर हो गई? चलो बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत ही गजब। मिलते हैं कल की क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम होगा सर्वनाम। ठीक है भाई, नमस्कार।